इसे सुनो और अपना JLP का कॉन्सेप्ट बढ़िया कर लो। अब इसे ट्रीटमेंट इसका कैसे होता है वो जस्ट लास्ट के 5 मिनट भी नहीं 2-3 मिनट रहते हैं। हम जो JLP है उसको 3 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक तो हम उसे खर्चा मान लें, ठीक है। एक हम उसको क्या कर सकते हैं, एसेट मान के कर सकते हैं। एक उसको रिजर्व मान के कर सकते हैं। जब हम खर्चा मान लेते हैं तो वो खर्चा सीधा सीधा कहाँ जाता है, बताओ कहाँ जाएगा? वो जाएगा P&L अकाउंट में, फर्म के P&L अकाउंट में। अपने प्रीमियम को, जो JLP के हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको हमने खर्चा मान लिया। खर्चा मान लिया तो जाएगा P&L अकाउंट में, हम उन सबको झेलेंगे। मान लो 10,000 का खर्चा था, हम तीनों का मिला के 10,000 का खर्चा पे हो गया, ठीक। अब मान लो हम सरेंडर कर देते हैं, साल के एंड में सरेंडर कर देते हैं, तो हमें जो भी अमाउंट रिसीव होगा ना, तो मान लो 5,000 हो रहा है, 7,000 हो रहा है, तो वो उसकी एक अलग से एंट्री होगी और वो 5-7 हज़ार सब में डिवाइड होगा। इसमें ज़्यादा कुछ इतना बड़ा कॉन्सेप्ट होता नहीं है। आप सिंपल इसमें क्या करते हो कि जो भी प्रीमियम होती है वो हम डाल देते हैं P&L अकाउंट में, और जो भी हमें सरेंडर वैल्यू मिलती है ना वो हम आपस में तीनों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद जो अगला है वो है एसेट मेथड। एसेट मेथड में क्या होता है, जितनी भी सरेंडर वैल्यू होती है ना उसमें, उसको हम एसेट बनाते चले जाते हैं, और जो भी सरेंडर वैल्यू के अलावा होता है उसको हम खर्चे में डालते हैं। क्योंकि देखो इसे ना थोड़ा कॉमन सेंस की तरह समझो। हम 10,000 रुपये पे कर रहे हैं, 10,000 में अगर हमने 10,000 रुपये इस साल पे कर दिए, इस साल के एंड में 31 मार्च को अगर हम अभी सरेंडर करते हैं तो 7,000 रुपये में मिल जाएंगे। तो आप सिंपल से एक बात समझो, 3,000 रुपये का नुकसान है हमारा, 7,000 तो मिल ही जाएंगे। तो इस 3,000 को डालते हैं सिर्फ हम कहाँ पर, P&L में, और इस 7,000 को हम अपनी एसेट बना लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में हमने 10,000 और पे करे, तो जितना भी सरेंडर वैल्यू होगा वो इसमें जुड़ जाएगा एसेट में, और जितना भी खर्चा हुआ होगा, लॉस हुआ होगा एक्स्ट्रा में, वो चला जाएगा हमारा कहाँ पर, P&L अकाउंट में। और जब भी हम इसे सरेंडर करते हैं तो ये एसेट हमारे अंदर डिवाइड हो जाती है कैपिटल के अंदर। और मैंने पहले ही बता दिया, हम इसे डिवाइड करने से बढ़िया हम खुद से ही पैसे दे देते हैं उसे, ठीक है। इसके बाद आता है रिजर्व वाला। ये सेम एसेट वाले की तरह ही है। तो इस वाले जो मेथड में ना, रिजर्व वाले मेथड में मतलब बहुत घुमाया होता है कि हम एक्सपेंस ना ट्रीट करके सबसे पहले उसको एसेट बनाएंगे, फिर P&L अप्रोप्रिएशन से उसको रिजर्व में लेके जाएंगे, और फिर उसका इसमें से मतलब सरेंडर वैल्यू जितनी भी एक्सेस प्रीमियम अमाउंट होती है, मतलब जो एसेट है ना, एसेट उसमें प्रॉपर प्रीमियम अमाउंट है, उस प्रीमियम में से सरेंडर वैल्यू वहीं रखते हैं, और जो भी एक्सेस अमाउंट होगी वो यहाँ से रिजर्व में से माइनस कर देंगे। तो रिजर्व वैल्यू, रिजर्व अकाउंट जो होता है, और JLP अकाउंट जो एसेट होता है, ये दोनों सरेंडर वैल्यू पे शो करते हैं। और जब भी ये सरेंडर होता है मतलब, तो ये सारा ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल में। तो ये आता नहीं है इतना, इस पर ज़्यादा फोकस करना मत रिजर्व वाले पे। मैं मेजर बता देता हूँ जो आता है एग्ज़ाम में। देखो आपको जो एग्ज़ाम में देखते ही सबसे पहले अगर आपको JLP दिखे, आपको या तो एडजस्टमेंट में दिखेगी या बैलेंस शीट में दिखेगी। अगर एडजस्टमेंट में दिख रही है तो वो सीधी सीधी बात है कि हाँ एक्सपेंस वाली है। अगर वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख रही है और यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में कोई उससे रिलेटेड रिजर्व नहीं है, तो आपको देखो क्या समझना है। अगर वो एसेट साइड में दिख रही है JLP, तो वो क्या है, वो सरेंडर वैल्यू है सिर्फ, ठीक है, वो उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है। और अगर रिटायरमेंट वगैरह होता है तो हम उस सरेंडर वैल्यू का हिस्सा जो पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, वो पे कर देते हैं, ठीक है। इतना है सिंपल, इतना इसमें ज़्यादा समझने का नहीं है। आपने प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है JLP को डीपली। आप अब क्वेश्चन ट्राई करके देखो, और अगर अब भी आपको दिक्कत होती है तो मेरे को बता देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट JLP, लाइक करके जरूर बताना, और कमेंट में बताना अगर आपका कोई भी डाउट हो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू एंड पीस आउट।